नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले साथियों आप सभी को नवरात्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। काफ़ी समय बाद सौदा घर का वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से डिले हुए हैं। अब लगातार आपको नए-नए वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले पहले सवाल को ले लेते हैं। इसमें कई बायर्स ने हमें पूछा है, ग्रुप में एक्चुअली पूछा है, द डेवलपर हैज़ डिलेड पोज़ेशन, नाउ बायर वांट टू फाइल ए रेरा कंप्लेंट but some are afraid that if they complain, RERA order might cause further delay in occupancy certificate. Is this true? देखिए सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि अगर आपके साथ कोई चीज़ प्रॉमिस की गई है, एग्रीमेंट भी हुआ है और उसमें वो डेट मेंशन है, जैसे पोजीशन की चीज़ हो सकती है या फिर क्वालिटी हो सकता है, और आपको लगता है कि काफ़ी लंबा समय बीत गया और पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो आपको कंप्लेन करने से पहले डरना नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि आपको अपने हक के लिए लड़ना ही चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि कंप्लेन करेंगे तो डेवलपर ऐसा होगा, डेवलपर वैसा करेगा, ऐसे तमाम चीज़ें जो है निकलती चली जाएँगी और वो तमाम चीज़ों के निकलने से आपको सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स ही आएँगे और शायद आप एक सही स्टेप की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। इसके लिए आपको करना क्या है? अगर पोज़ीशन आपका 3 महीने से ज़्यादा डिले हो रहा है, तो सबसे पहले आप डेवलपर को मेल करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर जो डिले हो रहा है उसका कंपनसेशन आपको मिलने वाला है या नहीं, एज़ पर महारेरा रूल। अगर डेवलपर तैयार होता है आप लोगों से बात करने के लिए, जो भी नेगोशिएशंस होते हैं और वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको दोबारा फ़ॉलो अप करना है और अगर तब भी कुछ रिप्लाई नहीं आता, तो फाइनल मेल करना है कि ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस और ईमेल आवर जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अब आपको मजबूरन महारेरा में केस करना पड़ेगा। और इसके ज़रिए फिर आप आगे केस की तरफ बढ़ सकते हैं और बिल्कुल इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, महारेरा करता क्या है? महारेरा एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। पहले तो आपको ऑफ़र करता है कि आप एमिकेबल सेटलमेंट कर लें, कि आपस में बातचीत करके दोनों लोग सेटलमेंट कर लें, जो भी चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके अधिकार हैं, वो सही तरीके से आपको डिलीवर किए जा रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करेगा। तो कहीं पे भी महारेरा ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि आपको फर्दर ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट लेने में या किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट को रोका जाए, अनटिल अनलेस कि कोई बड़ा वायलेशन तो नहीं है उस प्रोजेक्ट में। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है स्पेसिफिकली कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने में देरी तो नहीं होगी। देखिए, जो देरी होनी ही होगी, तो वो डेवलपर साइड से ही हो रही होगी कि उसने शायद वो चीज़ उस तरीके से नहीं बनाया है, जैसा उसको रूल के हिसाब से बनाना चाहिए था, और तभी इसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि महारेरा का सेक्शन 14 क्या कहता है? एडहेरेंस टू द सैंक्शन प्लान एंड स्पेसिफिकेशंस। इसके अंतर्गत अगर जो चीज़ें आपने सैंक्शनिंग ली हुई है, जैसा कॉर्पोरेशन ने या फिर जो भी वहाँ की अथॉरिटी है, चाहे वो पीएमआरडीए हो, चाहे पीसीएमसी हो, जो आपको प्लान सैंक्शन करके मिला है, क्या उसी हिसाब से आपने डेवलपमेंट किए हैं या नहीं किए हैं? अगर वो सब कुछ वैसा ही है, फायर एनओसीज़ और बाकी चीज़ें जो है ऑन टाइम हैं और वो चीज़ें उसी हिसाब से फॉलो की गई हैं कंस्ट्रक्शन में, तो फिर इसमें महारेरा कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करने वाला कि आपका ओसी डिले हो। तो आपको बिना कुछ सोचे बेझिझक होके आगे कंप्लेन करना चाहिए अगर डेवलपर पहले मेल के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डेवलपर से संपर्क करना, हो सकता है बात वहीं बन जाए। आपको मिलना है ₹50,000 के हिसाब से कंपनसेशन हर मंथ, तो हो सकता है कि वो ₹40,000 मान जाओ, अगर आप भी उसके लिए तैयार हैं। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि लिटिगेशन में जाने से पहले कुछ चीज़ें पहले सॉल्व हो जाएँ। लेकिन हाँ, अगर डेवलपर पहले ही साल भर 6 महीने डिले हो चुका है, तो उसका जो डिले हो चुका है वो कंपनसेशन पहले वो क्लियर करे, उसके बाद आगे आप मंथली पे बात कर सकते हैं, ये चीज़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजेश जी हैं, इन्होंने लिखा है, विल जीएसटी आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन द टीडीएस अमाउंट डिडक्टेड व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू द बिल्डर डेवलपर? बहुत अच्छा सवाल है और कई बार इस चीज़ को लेके लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। अब ये कन्फ्यूज़न कहाँ पे आती है कि आखिर जो पैसा टीडीएस के रूप में डिडक्ट करके हम डेवलपर को देने वाले हैं, उस पे क्या जीएसटी लगेगा या नहीं? इसको समझने के लिए 2 पहलुओं को समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात, वो प्रॉपर्टी जो 50 लाख के ऊपर है, उस पे 1% का टीडीएस लगता है, ये आप सभी को पता है। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 60 लाख रुपए की है। अब उस 60 लाख रुपए पे जो आप अब ये 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होता है? 60 लाख रुपए उसका एग्रीमेंट वैल्यू। अब उस पे लगने वाला जीएसटी, उस पे लगने वाला स्टैम्प ड्यूटी, उस पे लगने वाला रजिस्ट्रेशन, ये सब अलग है। उसका जो बेस वैल्यू है या फिर जो कॉस्ट पे एग्रीमेंट हो रहा है, वो कॉस्ट है 60 लाख रुपए। अब आपका ये फ्लैट, ये प्रॉपर्टी, ये कॉमर्शियल आ जाता है उस क्राइटेरिया में कि आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करके और फिर जो है वो आपको ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपर जमा कर देना है। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो जीएसटी आपका लग रहा है वो कंसिडरेशन वैल्यू 60 लाख की, उस पे 5% लग रहा है।
अगर वो 1% के क्राइटेरिया पे तो 1% लग रहा होगा। तो अगर क्योंकि 60 लाख के ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उस पे 5% का आपका जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी अगर 5% लग रहा है तो पूरे 60 लाख पे जीएसटी डिफाइन हो गया। यानी 3 लाख रुपए का जीएसटी उस पे लगने वाला है अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो। अब उसी के साथ स्टैम्प ड्यूटी 7% है, तो आपका 4,20,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी जाने वाला है। अब यहाँ पिक्चर क्लियर हो गया कि पूरे 60 लाख पे जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप 1% जो 60,000 रुपए डिडक्ट करने वाले हैं, उस 60,000 को अलग कर दिया जाए, अब जो 59,40,000 बच रहा है, उस पे जीएसटी लगा जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जीएसटी कंसिडरेशन अमाउंट पे लगती है, जिस पे आपका एग्रीमेंट हो रहा है। तो वो पूरे 60 लाख का हिस्सा और 60 लाख पे जीएसटी पूरा कैलकुलेट होके 3 लाख लग गया। तो अगर आप उसमें से 60,000 रुपए टीडीएस के रूप में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और वो पैसा आप डेवलपर के बिहाफ पे जमा कर रहे हैं, तो उस पे तो ऑलरेडी जीएसटी कैलकुलेट हो चुका है, तो दोबारा जीएसटी देने की बात नहीं होती है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि जो टीडीएस आप दे रहे हैं, उसे हटा के फिर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। जो कंसिडरेशन अमाउंट है, उस पे जीएसटी लगने वाला है और उसी कंसिडरेशन अमाउंट का 1% आपको टीडीएस देना है और टीडीएस पे अलग से कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिंपल हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरह कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नवदियो सोनी जी हैं, इन्होंने लिखा है, प्रोजेक्ट मॉर्टगेज में होने से क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए, दिक्कत 2-3 चीज़ों की है। अगर आप ऐसे डेवलपर से ले रहे हैं जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी कर चुके हैं और आपको लगता है कि हाँ, अगर इन्होंने कोई चीज़ मॉर्टगेज किया है, तो इनके पास वो फंड है कि आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियल इन्कम्बेंसेस चेक करने चाहिए। उसमें कौन-कौन से पार्टनर हैं, ये चेक करने चाहिए। जैसे मैंने अभी शुरू में क्या बोला कि अगर आपको लगता है, अब ये लगेगा कैसे? लगना एक परसेप्शन है और परसेप्शन क्रिएट कैसे होता है? जो वहाँ के सेल्स ऑफिस में लोग आपको बताएँगे या फिर जो फिर आपको चैनल पार्टनर की तरफ से बताया जाएगा, उससे आपका परसेप्शन क्रिएट होता है। अब ये परसेप्शन के बिहाफ़ पे नहीं, आपको लगाना इस बात पे है कि उनका फाइनेंशियल इन्कम्बेंसेस क्या कहता है, कितना मॉर्टगेज ले रहे हैं, कौन-कौन से पार्टनर हैं, क्या वो पार्टनर पहले भी किसी और के साथ डेवलपमेंट कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं, तो क्या उनका टाइम पे पोज़ीशन हुआ है? क्या क्वालिटी डिलीवर कर पाए हैं या उन्होंने कुछ डिलीवर किया ही नहीं है? ये सब चीज़ों को पहले आपको समझना होगा और फिर इस बिहाफ़ पे आपको लगना चाहिए। ये नहीं कि जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, उसके चलते या फोमो के चक्कर में आप आगे बढ़ के जो है डिसीज़न ले रहे हैं। नहीं, डेवलपर तो बहुत अच्छा है और इतना बड़ा डेवलपर है, तो मॉर्टगेज तो लेगा ही, इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा कैसे बिना मॉर्टगेज के? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर डेवलपर के पास कैपेसिटी है और वो लगातार प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। अगर वो वर्किंग कैपिटल के लिए मॉर्टगेज ले रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पुणे जैसे शहर में अगर आप देखेंगे, तो ज़्यादातर इन्वेंटरीज़ प्रोजेक्ट लॉन्च होने के चंद महीनों में ही बिक जाते हैं। यानी कि कैश फ्लो की तो कोई दिक्कत आपके पास है नहीं, क्योंकि जैसे ही फ्लैट बिकना चालू होते हैं, आप एग्रीमेंट से पहले 10% लेते हैं, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद 10% लेते हैं, फुटिंग होते ही फर्स्ट स्लैब आते ही आप फिर 10% 15% ले लेते हैं। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का पूरा पेस है, उसमें 10% वर्क प्रोग्रेस होते ही आप लगभग 40 से 50% पैसा तो बायर से ले लेते हैं। तो आपके पास फंड क्रंच आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तभी हो सकता है जब डेवलपर ने एक ही टाइम पे कई प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया हो और उसको अब फंड क्रंच दिख रही हो, या फिर एक समय जब उन्होंने मार्केट में सारे प्रोजेक्ट्स को लाया, तब तो मार्केट बहुत अच्छा था, लेकिन अब मार्केट करवट ले रहा है और उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं आ पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में नए प्रोजेक्ट्स में मॉर्टगेज लिए जाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि डेवलपर कौन है जो मॉर्टगेज ले रहा है। अगर उसके कई प्रोजेक्ट चालू हैं और उनका टाइमली पोजीशन नहीं आ पा रहा है, तो आपके लिए वो रेड फ्लैग है। लेकिन अगर वो लगातार टाइमली पोजीशन देते जा रहे हैं और मॉर्टगेज उसका एक हिस्सा है कि लगातार वो बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी मॉर्टगेज लिए हैं और बाद में उसे उन्होंने क्लियर भी किया हुआ है, तो ठीक है। यानी ये एक तरीके से डेवलपर की कैपेसिटी भी दिखाता है। अगर वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन रहा है कि नहीं, वो 50 माले की बिल्डिंग बनने वाली है, अभी तक पुणे में ऐसा बना नहीं है, कुछ ऐसी इंजीनियरिंग यूज़ करने वाले हैं जिसका प्रयोग पहले नहीं हुआ है, तो बात समझ में आती है कि मॉर्टगेज लेना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे तमाम ऐसा फंड इन्वॉल्व हो रहा है जो कि आस-पास वैसे रिसोर्सेज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो सेम धर्रे पे बन रहा है जिस पे बाकी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी डेवलपर को मॉर्टगेज लेना पड़ रहा है, तो आपके लिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये रेड फ्लैग है। ऐसे प्रोजेक्ट में जाने से पहले आपको और भी बाकी चीज़ें, उसमें पार्टनर कौन है, किस-किस तरीके से प्रोजेक्ट रहा है, ये सब कुछ समझने के बाद ही पैसा डालिए। उसका लेआउट अच्छा लग रहा है, लोकेशन अच्छा लग रहा है, सस्ता मिल रहा है, इस चक्कर में मत खरीदिए। आपका पैसा रुक जाइए और भी रिसर्च करिए और जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे,
तब आप उस पे अपना दाँव लगाइए, अपना पैसा लगाइए, क्योंकि वो आपका ही पैसा है जो कमा के आप देने वाले हैं, और जो बाकी ईएमआई के रूप में देने वाले हैं, वो भी आपको कमा कर ही देना है और अपनी जेब से ही देना है। तो इसका ख़्याल रखिए। खुद ग्राउंड पे जाइए, महारेरा को अच्छे से स्टडी करिए, कहीं पे भी आपको समस्या लगती है, तो सौदागर आपके लिए खड़ा है, जहाँ पे आपको आपके बारे में जहाँ पे भी समस्या आ रही है, उसको बताएगा। उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक को आप प्रेस करके अपनी समस्या हम तक थोड़े में पहुँचा सकते हैं, और कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। अगला सवाल है अजय कुलकर्णी जी का, व्हाट डॉक्यूमेंट्स वन शुड आस्क बिफोर बाइंग रेजिडेंशियल प्लॉट फ्रॉम डेवलपर। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, क्योंकि प्लॉट हर कोई लेना चाहता है कि अपनी जमीन हो, अपना छत हो, अपना अच्छा सा वास्तु कंप्लायंट एक अच्छा सा बंगलो बनाएं, अच्छा सा घर बनाएं, ज्यादा स्पेस मिले। तो आपको सबसे पहले यहाँ समझने की आवश्यकता है कि वो प्लॉट कैसा है। क्या वो शेती ना विकास का है, एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट का, या फिर उसका एनए कराया गया है, नॉन एग्रीकल्चरल हुआ है, या फिर वो आर जोन है। कई बार लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर जोन यानी रेजिडेंशियल जोन है, तो फिर एनए और आर में फ़र्क ही क्या है? देखिए, आर जोन यानी कि जिस हिसाब से सिटी डेवलप होता है, और जो अर्बन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, जो परिधि सिटी के पास में है और लगातार वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ मौजूद एग्रीकल्चर लैंड को भी एक तरीके से आर जोन में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे कि आप कई डीपी प्लान में देखते होंगे, प्रपोज्ड आर जोन, यानी कि वो जोन है जहाँ पे वो ज़मीनें अभी प्रपोज़्ड की गई हैं, प्रस्तावित की गई हैं, आने वाले समय पर उन ज़मीनों को रेज़िडेंशियल ज़ोन में शामिल किया जा सकता है। यानी प्रस्तावित आर ज़ोन और आर ज़ोन, ये भी आपको समझना चाहिए। और अगर वो आर ज़ोन हो चुका है, प्रस्तावित नहीं है, प्रस्तावित पहले था, अब वो एक तरीके से आर ज़ोन में, रेज़िडेंशियल ज़ोन में आ चुका है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप प्लॉट खरीदिए और कंस्ट्रक्शन चालू कर दीजिए। आप वहाँ पे किस तरह का प्लान बनाने वाले हैं, ये आर्किटेक्ट से आपको बनाना होगा। वहाँ पर किस तरह की एफएसआई मौजूद है, कितना वाइड रास्ता है, इसके हिसाब से आर्किटेक्ट आपको बताएगा कितना एक्स्ट्रा एफएसआई भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। आर ज़ोन का एक कतई मतलब नहीं है कि आपने ज़मीन खरीदा और तुरंत के तुरंत आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। सेम तरीके से एनए में क्या होता है कि उस पूरे टाइटल को, जो कि एग्रीकल्चरल था, अब उसे नॉन एग्रीकल्चरल कर दिया गया, यानी कि उसके टाइटल को कन्वर्ट कराया गया है। कन्वर्ट कराया गया है, किस हिसाब से वहाँ पे लेआउट्स रहेंगे, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कैसे-कैसे प्लॉट के साइज़ रहेंगे, वहाँ पे रोड क्या रहेगा, ये सारा कुछ उस प्लान सैंक्शनिंग में रहता है। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, यानी ये बैकग्राउंड हुआ। अब आगे आपको देखना है कि आपको पूरा चेन समझना होगा कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसके नाम पे सेल डीड हुआ है या नहीं हुआ है। अब वो अगर सेल डीड हुआ है, तो उसके पहले किसका था? 7/12 के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं किसका प्लॉट था, फिर किसको गया, फिर किसको ट्रांसफ़र हुआ, और करंटली अब उसका ओनर कौन है? क्या आप उसी से खरीद रहे हैं या किसी और से? ये चीज़ को समझ लीजिए। अगर किसी और से खरीद रहे हैं, तो किस बेस पे इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है? क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? ये भी समझिए। अगर उस पे कुछ मॉर्टगेज वगैरह है, तो कई बार वो 7/12 में दिख जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्लॉट खरीदने से पहले एक बार सर्च टाइटल कराना चाहिए। ख़ासकर जब अब मार्केट में बहुत से ऐसे प्लेयर आ गए हैं जो आपको प्लॉट बेच रहे हैं। तो सर्च टाइटल कराने से क्या होगा, ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पिछले 30 सालों में, 40 सालों में वो चेन ऑफ ओनर्स का क्या रहा है। क्या सारे ओनर्स और उनके जो भी लीगल हेयर्स थे, उन्होंने वहाँ पे साइन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, फिर किसको ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारा कुछ पता चलेगा। उस पे कोई मॉर्टगेज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको सीधे-सीधे समझ में आ जाएँगी। तो बेसिकली आपको चेन ऑफ प्रॉपर्टी का कैसे ट्रांसफ़र हुआ ये समझना है, उस पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होने चाहिए ये समझना है, और किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये समझना है। कभी भी सेतीना विकास में, गुंठेवारी में कि भी सरकार चालू करने वाली है, 11 लोग मिल के 11 गुंठे करके या 20 गुंठे करके आप खरीद रहे हैं और उसपे अच्छा सा बना लेंगे, 20 फीट का रास्ता, ऐसे चक्करों में मत पड़िए। 20 फीट का रास्ता कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुके हैं ऐसे कैटेगरीज़ में, वहाँ जाके पहले देखिए, क्योंकि 3-3 फीट का लोग बारजा भी निकाल लेते हैं, और 20 फीट का रास्ता ऐसा है कि अगर आपके पास ढंग की कार है, तो आप एक बार में वहाँ पे टर्न भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक वो एक तरीके से प्लॉट मोगड़ा है, खाली है, ओपन है, तब तक तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये इमेजिन करिए जब वहाँ कंस्ट्रक्शन होंगे और कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करने वाला, सबका अपना एलिवेशन होगा, सबका अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन होने वाला होगा, और वहाँ पे कोई 1000 स्क्वायर फीट लेके रखेगा, कोई 2000 स्क्वायर फीट लेके रखेगा, और सब अपने-अपने हिसाब से बनाएँगे, तो यानी रोड की विड्थ कम ही होने वाली है, और फिर वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। और इससे सबसे ज़्यादा जो लगातार आप देख रहे हैं पीएमसी, पीसीएमसी, पीएमआरडीए में लगातार डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे रेड लाइट को अगर आपने फॉलो नहीं किया, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया, तो कभी भी आपको रोका जा सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि उसने भी हेलमेट नहीं लगाया, आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा।
अभी आपको पकड़ा गया है, आपका नंबर प्लेट स्टाइल में लिखा हुआ है तो उसके लिए चालान होगा, आपने हेलमेट नहीं पहना उसके लिए चालान हो सकता है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है आपको उसके लिए जो चालान हो सकता है। लेकिन आप ये कह के नहीं बच सकते कि बगल वाले ने भी नहीं किया तो मुझे आप क्यों पकड़ रहे हैं? ये आप कह सकते हैं लेकिन इसका कोई वजूद नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप कहीं पे भी अपना पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए, क्लियर टाइटल हो, सैंक्शन्ड हो और आप उसका पूरा चेन जो है समझ के और फिर अपना पैसा लगाइए। आगे बढ़ते हैं। गवई जी हैं, इन्होंने लिखा है अगर प्रोजेक्ट पे लिटिगेशन हो तो फ्लैट खरीदें या नहीं? देखिए, लिटिगेशन किसी भी प्रॉपर्टी पे हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ लिटिगेशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी सीवियरिटी क्या है ये समझना। तो लिटिगेशन क्या है? कई बार महारेरा पे दिख जाता है केस नंबर, उसके ज़रिए आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये किस तरह का लिटिगेशन। अगर नॉर्मल कोई ऐसा लिटिगेशन लग रहा है कि भाई ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, फिर भी किसी ने क्लेम किया है कि मेरा ओनरशिप है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें डेवलपर के नाम पे हैं, प्रमोटर के नाम पे हैं, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लिटिगेशन नॉर्मली क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा लिटिगेशन है जहाँ पे आपको लगता है कि फ़ॉर्जरी हुई है और उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आपको ऐसे केस में उस प्रोजेक्ट में नहीं जाना है क्योंकि वो प्रोजेक्ट बीच में रुक भी सकता है। तो हमेशा जैसा मैं बार-बार कहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट कैसा है ये समझने की कोशिश करिए, वहाँ पे कौन-कौन से पार्टनर हैं ये समझने की कोशिश करिए और साथ ही साथ अगर लिटिगेशन है तो टाइप ऑफ लिटिगेशन को ज़रूर समझिए। उसके बगैर आप फ्लैट खरीदने से पहले या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपना पैसा अंधाधुंध मत लगाइए। आगे चलते हैं, नेमा जी हैं, इन्होंने लिखा है हाई इफ शो सैंपल फ्लैट में दिखाया डोर और एक्चुअल फिक्स डोर में डिफरेंस हो तो एज ए फ्लैट ओनर हम क्या एक्शन ले सकते हैं? प्लीज गाइड, आई एम एक्सपेक्टिंग योर गाइडेंस। देखिए नेमा जी, पहली बात, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई गई है, आपको कोई चीज़ ब्रोशर में बताया गया और वैसा नहीं मिल रहा है, तो एक तरीके से ये सीधा-सीधा वायलेशन होता है सेक्शन 14 का, जो कि हमने पहले भी ज़िक्र किया। यानी एडहेरेंस टू द सैंक्शन प्लान एंड स्पेसिफिकेशंस जो भी आपको ब्रोशर्स वगैरह में दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है, आपने यहाँ पे शो स्लैश सैंपल लिखा हुआ है। देखिए, शो फ्लैट क्या होता है, वहाँ पे वो साफ शब्दों में टर्म कंडीशन भी लगा के रखते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़ से आपको दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाई जा रही चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दी जाएँ। यानी वो वॉल रहेंगे, वो टाइल रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। वॉलपेपर लगा हो सकता है उसमें क्योंकि वो शो फ्लैट आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन सैंपल का क्या मतलब होता है? अगर आप कभी दाल-चावल भी खरीदने जाइए तो आपको सैंपल के रूप में दिखाया जाता है, ये चावल मैं आपको बोरी में देने वाला हूँ, उसका सैंपल आप यहाँ देख सकते हैं। यानी वो हूबहू वही है जो आपको पैकेट में दिया जाने वाला है, क्योंकि पैकेट को फाड़ के आप नहीं देखने वाले, तो उसका सैंपल अलग से रखा हुआ है। उसी तरीके से फ्लैट के केस में क्या है, जो आपको मिलने वाला है उसी का सैंपल बनाया गया है, हूबहू वही चीज़ जो आपको दी जा रही है। अगर वो सैंपल फ्लैट है तो उसके बिहाफ़ पे आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस सैंपल फ्लैट का आपके पास वीडियोग्राफी होना चाहिए, फ़ोटोज़ होने चाहिए और वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि सैंपल फ्लैट है। लेकिन हाँ, अगर वो आपकी स्पेसिफ़िकेशंस में लिखा है, दोसस में है और अगर वो आपके एग्रीमेंट में भी कई बार स्पेसिफ़िकेशंस में लिखे होते हैं, आपको किस-किस कैटेगरी में क्या-क्या चीज़ें दी जा रही हैं, कि क्या आपकी सैनिटरी फिटिंग्स हैं, किस तरीके से आपके डोर्स रहने वाले हैं। कई बार ये कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्रीमेंट में भी अटैच्ड होता है, अगर उसका वायलेशन है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सो फ्लैट में दिखाया गया उसके बेस पे आप जाने वाले हैं, तो वो स्टैंड नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर पहले ही अपने आप को सेव करने के लिए वहाँ उसको लगा के रखते हैं टर्म कंडीशन, दिस इज़ ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशनल पर्पज़। तो पहले आप ये समझ लीजिए और फिर भी आपको कोई दुविधा लगती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय, अपना जो भी समस्या है वो लिख सकते हैं या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों के मन में जो भी दुविधाएँ हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें, हमें ज़रूर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के ज़रिए भेजें, जिससे अगर कहीं भी ऐसी चीज़ है जो हम तक नहीं पहुँची है, वो भी पहुँचे, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो और उस पे रिसर्च करके आप सभी लोगों तक ऐसे कंटेंट ला पाएँ, जिससे आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो-जो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो बचते चलें, क्योंकि ये प्रोसेस है। एक बार में आप नहीं समझ सकते हैं कि आप फ्लैट खरीदने जाइए और एक ऐसा ही मैजिक स्टिक लीजिए, उसको घुमाइए और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और कहीं पे भी कहीं समस्या लगती है तो बाकी लोगों की हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन आँख बंद करके पैसा मत लगाइए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।